नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पीलीभीत दौरा है, जहां सीएम योगी वन्य प्राणी सप्ताह 2023 का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वन्य जीव संरक्षण सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला में शामिल भी होंगे। इस दौरान वह वन्य जीवों से संबंधित प्रदर्शनी देखेंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसके अलावा जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज संबोधित करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत के दौरे पर हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ जीवन प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वन्य प्राणी सप्ताह 2023 का शुभारंभ भी करेंगे और जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसको भी देखेंगे आज। और कहा जा रहा है कि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे और वहां पर आज पीलीभीत की जनता को संबोधित भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, इसके लेकर के पुलिस को बड़ी मुस्तैदी से तैयारी की गई है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारी की गई है और जंगल फॉरेस्ट टीम के भी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई, क्योंकि जो सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड बना है मुस्तफाबाद में, क्योंकि वो जंगल के पड़ोस क्षेत्र में आता है, इसीलिए जो रिजर्व लोग जो अधिकारी उन्होंने भी अपनी पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयारी की है। आपको बता दें यहाँ पर इनका 10:30 का जो टाइम दिया गया था, उस टाइम पर हेलीपैड पे जो है हेलीकॉप्टर उतरेगा। और आपको बता दें कि डीएम के द्वारा जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही। हर एक प्रकार जैसे प्रकार का व्यक्ति आता है, मुस्तैदी से हर एक बिल्कुल जो है चेक करके अंदर भेजा जाता है और यहाँ पे बिल्कुल तैयारी चालू है। और स्वागत के लिए जो हेलीपैड पे भी जो स्वागत करता है वो लोग भी जो तैयार हो चुके हैं। जी, बताया जा रहा है कि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और नई रणनीति भी बनाएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी जी इसको हम लेकर? जी, आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। उसको लेकर के जो बीजेपी के नेता लोग हैं, उनके साथ में पार्टी भी की जाएगी और यहाँ पे जो है जनसभा भी की जा रही है, क्योंकि जनता को यहाँ पर बुलाया गया और जनसभा की जा रही है, जो अगले चुनाव के लिए जो हर एक प्रकार की जो है ताकत लगाई जा रही है। जी, वन्य जीव का प्रदर्शनी भी देखेंगे बताया जा रहा है। तो प्रदर्शनी को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो जंगल में जाकर के भी टूरिस्ट करेंगे ये योगी आदित्यनाथ जी, जो जंगल के अंदर गाड़ियां जाएंगी, हो सकता है कि वन जीवों के लिए भी निरीक्षण किया जाए और जो धनारा घाट पे जो पुल बन रहा है उसका भी निरीक्षण किया जा सकता है, सूत्रों के अनुसार बता रहे। और 20-25 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है हजारा क्षेत्र में, लगता है उसको भी जो है हटवाने के लिए कोशिश की जाएगी। जी, तो भूख हड़ताल क्यों चल रही है आखिर, अमित? भूख हड़ताल इसलिए चल रही है क्योंकि हर साल शारदा ट्रांस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण जो है गांव के क्षेत्र हैं पीड़ित हो जाते हैं, फसलें चली जाती हैं, घर जी, डूब जाते हैं, अन्य कई कारण हो जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर भूख हड़ताल की है। क्योंकि अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि पुल जो है पास कर दिया गया और पुल निर्माण चालू हो जाएगा, जिसके चलते अभी तक नहीं हुआ है। उसी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वहां से जिला से कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं पहुंचा। आज 25वां दिन है भूख हड़ताल का। जी। तो यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो वहां की जनता कई उम्मीदें लगाई बैठी है। लगता तो ऐसा ही, लेकिन जनता विशाल जनसभा में पहुंच रही है। लगता है कि भूख हड़ताल ऐसे नहीं हटेगी। भूख हड़ताल वाले वो अपने स्थान से नहीं हटने के लिए बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आएंगे नहीं, समस्या को सुनेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है और भूख हड़ताल बराबर जारी रहेगी। जी, अमित, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वहां पर? जी, आपको बता दें, एसपी अतुल शर्मा के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की पूर्णता अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। हर एक व्यक्ति को अंदर चेक करके जाना पड़ता है और अभी तक मीडिया कर्मी वालों के लिए ही 20 पास बने, अदर मीडिया वालों के लिए पास भी नहीं जारी किए गए हैं। इतनी तो सुरक्षा व्यवस्था में ये लोग बरत रहे हैं और डीएम के द्वारा अभी तक 20 पास ही केवल जारी किए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पीलीभीत दौरा है। बताया जा रहा है कि वन्य प्राणी सप्ताह 2023 का शुभारंभ भी करेंगे और वन्य प्रदर्शनी जो लगाई जाएगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसको भी देखेंगे। कहा जा रहा है कि पीलीभीत के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की जनता को संबोधित भी करेंगे।
गृह मंत्रालय के आदेश पर यूपी में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया है। वहीं अंतु रेलवे स्टेशन का नाम मां चंद्रिका देवी धाम अंतु कर दिया है। इसके अलावा विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम शनि देव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। तो बता दें कि यूपी के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम शनिदेव धाम विश्वनाथ कर दिया गया है। प्रतापगढ़ विश्वनाथ जंक्शन के नाम बदल दिए गए हैं। तो यूपी के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम मां बेल्हा देवी धाम रखा गया है। अंतु स्टेशन का नाम मां चंद्रिका देवी धाम रखा गया है और विश्वनाथगंज का नाम शनिदेव धाम रखा गया है। तो धार्मिक नाम दिए गए हैं रेलवे स्टेशनों के। यूपी के 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। प्रतापगढ़, विश्वनाथ और चंद्रिका देवी नाम रखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, यूपी के 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि गृह मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला गया है, बल्कि वहां के आसपास 3 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, जिनमें प्रतापगढ़ का नाम मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। और इस तरीके से 2 और वहां पर है विश्वनाथगंज, और वहां का भी नाम बदला गया है, शनिदेवनाथ धाम के नाम से होगा। अंतु स्टेशन है, वहां का भी नाम बदला गया है मां चंद्रिका देवी धाम के नाम से। तो ये तीनों जो स्टेशन के नाम बदले गए हैं, ये तीनों स्टेशन के नाम बदलने का एक मकसद रहा, वहां पर जो दैवीय शक्तियां हैं या जो प्राचीन मंदिर हैं उनके नाम पर लोगों की आस्था प्रतापगढ़ जिले में है। ये तीनों रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। सई नदी के किनारे ये शनिदेव का मंदिर है वहां पर, और ये जिस तरीके से नाम रखा गया है, इससे कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ वासियों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये बात कही जा रही है कि तीनों स्टेशन का नाम नवरात्र के बाद चेंज कर दिया जाएगा। जी, क्या इसकी खास मांग की गई थी इन स्टेशनों के नाम बदले जाएं? देखिए, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी जांच कराई गई थी, और इसमें एक अधिसूचना के मुताबिक मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन का कोड अभी इस पर कोडिंग नहीं हो पा रही थी कि आखिर कोड इस पर क्या बनाया जाए। कोडिंग को लेकर के बड़ी ज्यादा संशय था। हालांकि कोड आने के बाद अब जो जानकारी मिल रही है, वहाँ के लोग ये चाहते थे कि जो भी दैवीय वहाँ पर आस्था के जो केंद्र है उनके नाम से उस स्टेशन का नाम रखा जाए, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये स्टेशन है उस क्षेत्र में मां चंद्रिका देवी का धाम आ रहा है, शनिदेव का धाम आ रहा था और मां बेल्हा देवी। तो इस तरीके से उस धाम पर जिस रखा गया रेलवे स्टेशन का नाम, उस पर कोडिंग के लिए भी बात की जा रही है। कोडिंग में जो प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम होगा वो MBDP होगा, और वहीं चंद्रिका देवी धाम अंतु का कोड MCDA रखा गया है, और शनिदेव धाम विश्वनाथगंज का कोड SBTJ होगा। इन कोड के बदलने के बाद से रेलवे स्टेशन का बदलने का नाम रास्ता भी जो साफ हो जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो उत्तर रेलवे है उसने ये अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब आने वाले समय में इन तीनों स्टेशनों का नाम भगवान के नाम से, माता जी के नाम से जाना जाएगा। जी, देखिए स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वहां के लोगों की? देखिए, वहाँ प्रतापगढ़ के लोगों में खुशी की लहर जागी है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर एक आस्था का केंद्र है, प्राचीन मंदिर बनाई गई है, नदी के किनारे मंदिर है, वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी है। कहना वहाँ का कहावत ये भी है कि उस मंदिर पर अगर कोई शुभ कार्य भी वहाँ पर लोग करते हैं तो उस मंदिर पे पहले माथा टेकते हैं, उसके बाद ही कार्य शुभ होता है। हालांकि कई वर्षों से भी ये बात चली आ रही थी, लेकिन स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। अब गृह मंत्रालय में इसको मंजूरी दे दी है, अधिसूचना भी उत्तर रेलवे ने जारी कर दिया है। आने वाले समय में इन तीनों स्टेशनों को इस नाम से जाना जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम मां बेल्हा देवी धाम रखा गया है, वहीं अंतु स्टेशन का नाम मां चंद्रिका देवी धाम रखा गया है, और विश्वनाथ जंक्शन का नाम शनि देव के नाम से रखा गया है। तो यूपी में 3 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। वाराणसी में सपा के पूर्व सांसद अबू आजमी के करीबी विनायक ग्रुप में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि 3 शहरों में उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। दरअसल मुंबई, वाराणसी, लखनऊ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गुरुवार शाम 4 बजे शुरू हुई सर्वे की कार्यवाही रात 2 बजे तक चलती रही। आयकर अधिकारी सवाल दर सवाल करते रहे और ग्रुप के चेयरमैन उसका जवाब देते रहे। मल्हरिया, वरुणा गार्डन सहित अन्य जगहों से आयकर विभाग की टीम ने कई कागजात, मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए हैं। आयकर की कार्यवाही के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और ग्रुप के कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।
तो आयकर विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अबू आजमी के 3 करीबियों पर छापेमारी की है। सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी है और अबू आजमी की बेनामी संपत्तियों की तलाश में ये छापा मारा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, अबू आजमी के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, आयकर विभाग की टीम लगातार जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, क्योंकि जो इनकम टैक्स की चोरी है उस मामले को लेकर के आयकर की टीम जो है बृहस्पतिवार से छापेमारी, और इसी मामले के बीच जो अबू अयूब की बात की जाए उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ साथ जो बात सामने आ रही है कि इनके द्वारा जो बेनामी संपत्तियां खरीदी गई थी, कभी दूसरे के नाम पे कभी दूसरे के नाम पे, तो उसके आधार पर जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर बताया जा रहा है 160 करोड़ की जो इनकम टैक्स चोरी की गई थी, उसके आधार पर मुंबई, वाराणसी और लखनऊ के ठिकानों पे छापेमारी हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जिस तरीके से जो हवाला का जो पैसा सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो इनकम टैक्स के द्वारा जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही कि 40 करोड़ रुपया हवाला के जरिए जो अबू अयूब के पास पहुंचा था उसकी भी जानकारी लगी थी, लेकिन अभी उसमें भी कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। और आयकर विभाग की टीम के द्वारा अगर बात की जाए, उनके द्वारा अभी इस मामले में किसी तरह की कोई खास जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसके साथ ही ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अबू अयूब के जो करीबी हैं उनके भी ठिकानों पर छापेमारी है। लखनऊ में भी ये छापेमारी की गई है और जो अभी दस्तावेज या क्या कुछ उनके पास बरामद हुआ है इस मामले में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो इनकम टैक्स की चोरी के जो मामले हैं उन सभी मामलों को लेकर के लगातार ये छापेमारी चल रही है और छापेमारी ये लंबी चल सकती है, क्योंकि 160 करोड़ की इनकम टैक्स चोरी का मामला है। और इसके साथ ही जो 40 करोड़ जो हवाला का पैसा है उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए, कानपुर में भी आईटी की रेड पूरी चली थी और इसके बाद से ही डॉक्टर अयूब भी इन निशाने पर आए थे। फिलहाल इस मामले को लेकर के अगर राजनीतिक मुद्दे एक तौर पर बात की जाए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी इस मामले को लेकर के साफ तौर से बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए जिस तरीके से जो अब महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर ये अयूब, इनके मामले में जो सपा के हैं, तो इस मामले को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक तंज कसने की जो कवायद है वो भी तेज हो रही है। लेकिन जो अब बात है कि जो आईटी की रेड है, ये आईटी की रेड केवल महाराष्ट्र के अयूब के यहाँ नहीं है, चाहे मयूर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए या फिर जो और व्यापारी हैं उनके ठिकानों पर भी जिस तरीके से कानपुर में भी छापेमारी चली थी, कानपुर के बाद वाराणसी हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार रेड चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल नंदनी जी, इस मामले में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि आखिर क्या कुछ बरामदगी हुई है या फिर क्या कुछ उनके पास से बरामद हुआ है। जी देखिए कलीम, बताया जा रहा है कि करीबियों पर भी छापेमारी की गई है बेनामी संपत्ति को लेकर, और अब इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी दिया जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक मुद्दे की जो बात है, राजनीतिक मुद्दा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अब करीब आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो आईटी की रेड है वो भी लगातार तेजी से चल रही है। फिर चाहे विपक्षी पार्टियां हों, उनके ठिकानों पर अगर बात की जाए या फिर उनके पदाधिकारियों के ठिकानों की बात की जाए, उनके इस जगहों पर छापेमारी की जो बात है, और जो बेनामी संपत्तियों की बात है, क्योंकि बेनामी संपत्ति की जो 160 करोड़ की जो चोरी थी, क्योंकि बेनामी संपत्ति कभी रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई थी, कभी करीबियों के नाम पर खरीदी गई थी, और वो भी इस मामले में जो स्टैंप लगाए जाते हैं, स्टैंपों के में जो चेक लगाए जाते हैं, उन चेकों का भुगतान नहीं हुआ था, ये जानकारी मिली थी। क्योंकि अगर कोई रजिस्ट्री कराई जाती है, कोई संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसमें जो चेक दिया जाता है या जो अमाउंट दिया जाता है उसका सीधा सा जो है उसमें लिखा पढ़ी होता है, और जो चेक होता है वो भी कैश, वो भी जो है क्लियर होता है। लेकिन जो चेक लगाए गए थे उनकी जब जांच पड़ताल की गई थी तो वो चेक जो है क्लियर नहीं हुए थे। तो जाहिर सी बात ये कह सकते हैं कि केवल दिखावे के लिए चेक लगाए गए और उसके आधार पर जो बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी वो एक अपने रिश्तेदार के नाम पर। और फिलहाल जब इस मामले में जानकारी पूरी हुई तो उस जानकारी के आधार पर ये पूरी रेड चली है। फिलहाल जो राजनीतिक मुद्दे की बात की जाए तो राजनीतिक मुद्दा तो शुरुआत से ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आईटी की रेड जो पड़ी है उसके आधार पर जो राजनीतिक मुद्दा, चाहे फिर बात की जाए आप सांसद जो है संजय सिंह उनके द्वारा की बात की जाए या फिर जो सपा प्रवक्ताओं की बात की जाए या फिर सपा नेताओं की बात की जाए, उन सभी के द्वारा लगातार आईटी की रेड को एक राजनीतिक मुद्दा भी दिया जाता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि रात 2 बजे तक ये सर्वे चला है, उसके बाद लैपटॉप और कई दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। क्या लगता है आगे भी और कार्यवाही जारी रह सकती है क्या?
देखिए नंदनी जी, साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब रेड आईटी की चलती है तो उस दौरान सभी चीजें जब्त कर ली जाती हैं, फिर जी। चाहे मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर जो वहाँ पे दस्तावेज मौके पे मिलते हैं। लेकिन अगर जो दस्तावेजों की जब्त करने की जो बात है, इस मामले में अभी तक आईटी के द्वारा जो है किसी तरह का कोई खास बयान नहीं दिया गया कि क्या चीज जब्त किया गया है, क्या चीज बरामदगी हुई है, या फिर ये जो रेड है ये कब तक चलेगी। क्योंकि देर रात तक तो ये जानकारी मिल रही थी कि आईटी की रेड लखनऊ में भी डेरा डाले हुए, और लखनऊ में कहाँ पर डेरा डाले अयूब के, तो इसमें भी कई ठिकाने सामने आ रहे थे। फिलहाल मुंबई का जो ठिकाना है, क्योंकि जो अयूब के द्वारा जो है एक सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी गई थी उसमें साफ तौर से कहा गया था वाराणसी और मुंबई में ये छापेमारी चल रही है। लखनऊ का जिक्र कहीं से भी नहीं किया गया था। लखनऊ में जो नसीम की बात की जाए, नसीम के ठिकानों पर जो छापेमारी की बात की जाए, तो उसमें साफ तौर से जो नसीम के द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि अब उनका अयूब से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बावजूद इस तरीके की छापेमारी है। लेकिन जो संपत्तियों की बात की जाए, संपत्तियां भी उनके नाम पर खरीदी गई थी, और हवाला का जो पैसा है वो भी उनके जरिए जो है एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता था, ऐसा जो सूत्रों का कहना है। फिलहाल जो जिस तरीके से जो आईटी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर फिर चाहे अनीस हो या फिर जो उनके करीबी हैं या फिर जो उनके साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, उन सभी के ठिकानों पर आईटी की रेड जो है लगातार चल रही है। और कितनी देर तक ये रेड चलेगी या फिर देर रात को ये रेड पूरी तरीके से समाप्त हो गई, इस मामले में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये जो रेड है, इस रेड में कहीं ना कहीं जो 160 करोड़ की जो इनकम टैक्स की चोरी का मामला था, वो कहीं ना कहीं उसके जो दस्तावेज हाथ लगेंगे तो उसके आधार पर अयूब के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।